नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश भर में इस समय लाउडस्पीकर का मामला गरमाया हुआ है। लगातार लाउडस्पीकर को लेकर के तमाम सारी बयानबाजी भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में जिक्र करें तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ करने को लेकर के एक सांसद के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और सलाखों के पीछे तक जाना पड़ा। लगातार लाउडस्पीकर को लेकर के तमाम सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और राजनीतिक बिसात में गोटियां बिछाने का काम कर रही हैं। लगातार पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा आम जनमानस के बीच से गायब होता नजर आ रहा है, महंगाई आम जनमानस की कमर तोड़ती दिख रही है। वो मुद्दा इन किसी भी सियासी दलों के बीच में नहीं है और ना ही इन सियासी दलों के जहन के नीचे उतर रहा है। विपक्षी पार्टी भी लगातार लाउडस्पीकर मामले और हनुमान चालीसा मामले को लेकर के इन दोनों मामलों में घिरी नजर आ रही है। मानो देश की सियासत इस समय धर्म की बीच में फंस गई हो, यानी सियासत का धुरी धर्म बन गया हो और इसी धुरी के इर्द गिर्द सभी राजनीतिक पार्टियां घूमती नजर आ रही हैं। पिछले महीने एलपीजी गैस के सिलेंडरों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और उसके बाद मई का महीना जैसे ही शुरू हुआ, पहले ही दिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों में एक बार फिर से 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से महंगाई को लेकर के सड़क पर उतरने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। विपक्षी दल लगातार इस बात का हवाला जरूर दे रहे हैं, ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया पर जरूर ये विपक्षी दल नजर आ रहे हैं, लेकिन सड़कों में उतरने से ये विपक्षी दल अभी भी घबराते नजर आ रहे हैं। और महंगाई का सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है, उसकी जो मार सबसे ज्यादा पड़ रही है, वो आम जनमानस के बीच मध्यम वर्गीय परिवारों को झेलना पड़ रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं महंगाई को लेकर कि अभी सब मैनेजेबल है, यानी अभी सब मैनेज किया जा सकता है, महंगाई की दर इतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस बात का आभास नहीं है कि मैनेजेबल उनके लिए हो सकता है, उनके राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए हो सकता है, उनके मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के लिए हो सकता है, या फिर विपक्षी दल जो उनके हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, उन नेताओं के लिए मैनेजेबल हो सकती है महंगाई अभी। लेकिन आम जनमानस के लिए वर्तमान की महंगाई मैनेजेबल नहीं है और सरकार को इस बात को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। जितनी जिम्मेदारी लेकिन सरकार की बनती है इस महंगाई को लेकर, महंगाई पर कड़े कदम को उठाने को लेकर, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों की भी बनती है कि मुद्दे से भटकी हुई सत्ता पक्ष को मुद्दे के ट्रैक पर लाने का काम करें। मानो देश में कोई मुद्दा ही नहीं बचा, केवल लाउडस्पीकर और धर्म के नाम को लेकर के लगातार सियासी दल
हो हल्ला कर रहे हैं। और टीवी चैनलों में फिर आप देखेंगे यही दिखाया जा रहा है लगातार। महंगाई को लेकर के चर्चाएं हुई होंगी, लेकिन गिनी चुनी 1 2 4 बस। और इसी लाउड स्पीकर के शोर के बीच में यह महंगाई का जोर जो है वो दबता नजर आ रहा है। आम जनमानस अपनी आवाज को उठा नहीं पा रही, क्योंकि विपक्षी दल महंगाई महंगाई करते नजर जरूर आते हैं, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि केवल और केवल सोशल मीडिया पर, धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे कोई भी नेता। और ऐसे में तो सरकार के लिए लाजमी है कि वो ऐसे मुद्दों को लेकर के आएगी। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो लेकर के आएंगे ऐसे मुद्दों को कि जो मेन मुद्दे हैं उन पर ना तो जनता का ध्यान आकर्षित हो पाए और ना ही इन विपक्षी दलों का भी ध्यान उस ओर आकर्षित हो पाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी बात कही है। पिछले दिन जब उनसे पूछा गया कि लाउड स्पीकर को लेकर के देश भर में जो सियासत गरमाई हुई है उसको लेकर के उनकी राय क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये बेफुजूल के मुद्दे हैं, बेवजह के मुद्दे हैं। लाउड स्पीकर कोई मुद्दा ही नहीं देश में, और ये एनडीए का घटक दल है, बीजेपी के साथ सरकार में है बिहार में। लेकिन अगर नीतीश कुमार को समझ में आता है तो आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को वो बात नहीं समझ में आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि महंगाई को लेकर के जिस तरीके से चाहे सत्ता पक्ष का हम जिक्र करें चाहे विपक्ष का जिक्र करें, मौन धारण किए हुए हैं और लगातार धार्मिक मुद्दों को उठा करके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज जिक्र हम कर रहे हैं लाउड स्पीकर और वर्सेस महंगाई का मुद्दा। आखिर देश को चाहिए क्या, देश की मांग क्या है, देश के लिए जरूरी क्या है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस नेता मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी। आनंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आनंद त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज को समय देने के लिए। राजनीतिक दलों के पास हम जाएं उससे पहले आनंद त्रिपाठी जी आपका रुख करेंगे। देश की सियासत किस ओर जा रही है, जो धुरी है, जो केंद्र बना हुआ है सियासत का इस समय, वो मुझे लगता है केवल और केवल धार्मिक केंद्र हैं। वो चाहे सत्ता पक्ष का हम जिक्र करें चाहे विपक्ष का जिक्र करें, सभी इसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। लोगों की मांग क्या है, लोगों को चाहिए क्या है, इस देश की आवाम क्या चाहती है, किसी से कोई मतलब नहीं। आनंद जी, भारतीय राजनीति की ये परंपरा रही है कि वो नॉन इशू को इशू बनाया जाता रहा। जो इशू कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको राजनीतिक दलों द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा बहुत हवा दी जाती है या अपनी इमोशनल इश्यूज पर बात की जाती है। तो जो वर्तमान में लाउड स्पीकर का मुद्दा चल रहा है देश में कई हिस्सों में, तो यही है कि कुछ लोग अपनी उसके जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लाउड स्पीकर धर्म का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोग उसे धर्म का हिस्सा बना करके पेश कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसे अपनी निजी स्वतंत्रता में खलल मान करके उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों गैर जरूरी बातें हैं। देश में इस वक्त बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए,
जिसपे एक बड़ा इशू आप खुद भी उठा रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, और कई सारे ऐसे इश्यूज हैं। जैसे अभी आगे आने वाला समय है, मानसून का है, उसमें बारिश की स्थितियां खराब होंगी, कुछ ऐसा लगता है। उस पर बात होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो राजनीतिक दल या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों निश्चित तौर पर अपनी भूमिकाओं में मुद्दों को उठाने की जो उनकी भूमिका है उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, और इससे देश का नुकसान हो रहा है। ठीक बात आप कह रहे हैं। इन सियासी दलों को जो चाहिए इन्हें वो मिल जाएगा, सत्ता में आए और चाहे ना आए, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो इस देश की जनता को। आनंद जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। प्रदीप जी, लाउड स्पीकर को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब पूछा गया कि देश में लाउड स्पीकर का शोर बंद कराने को लेकर के, लाउड स्पीकर के मुद्दे का शोर बहुत तेजी से चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बेवजह की बातें हैं, बेफजूल के मुद्दे हैं, लाउड स्पीकर का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये बेवजह की चीजें हैं जो उठाई जा रही हैं। क्या राय है आपकी? नीतीश जी की अपनी सोच और समझ है, उनको लगता है कि फजूल है, तो फिर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वही फजूल बोला है। और माननीय राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिए, तो उसको बोलने से पहले नीतीश जी को ये भी क्लियर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फजूल का बोला है, और जो स्टेटमेंट दिए वो भी फजूल की। तो थोड़ा सा मैं यहाँ नीतीश जी का साथ नहीं दे पाऊंगा। हमारे साथी हैं पुराने और हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, मगर कुछ शब्दों को खेल है ना, वो सब कहना वही है। अभी आपने बड़ा आसानी से अपने महंगाई को, लाउड स्पीकर को जोड़ दिया आपने। ये दोनों चीजें अलग अलग है। लाउड स्पीकर एक अलग विषय है, और वो विषय है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं, और राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। कुछ मीडिया की डिबेट करवा के, मीडिया को सुर्खियों में लाके कराया। मगर मुझे ये नहीं बोलता कभी भी कि न्यायालय ने एक ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो स्टेटमेंट दी है कि उस पर सबको बोलना चाहिए, सब राज्य सरकार को काम करना चाहिए, सब राज्य सरकारों को इन पर ध्यान देना चाहिए। मगर राज्य सरकार ना तो ध्वनि प्रदूषण पे बोल रही, ना राज्य सरकार पेट्रोल डीजल की महंगाई को बोल रही। आज आपने जो विषय रखा दोनों चीजों को मिला के, मैं चाहूंगा दोनों विषयों पे बोलूंगा आज। मगर दोनों विषयों का तथ्य एक साथ बनता नहीं है। वैसे नहीं बनता है, बताएंगे हम। आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि क्या दोनों विषय का क्यों हम लेकर के आए हैं एक साथ, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉकटेल है, वो हम आपको बताएंगे। आप अपनी बात रखिए, उसके बाद हम बताते हैं क्यों लेकर के आए हैं एक साथ। देखिए, कॉम्बिनेशन की बात यह है, महंगाई का मुद्दा आपसे महंगाई का मुद्दा चला आ रहा है, आपसे 15% चला आ रहा है। और साउंड का मुद्दा भी अभी का नहीं, ये भी पुराना चला आ रहा है। दोनों न्यायालयों ने और कई स्टेट के उच्च न्यायालय ने भी इस चीज के बारे में बोला है। मगर राज्य सरकार यूं नहीं कर रही, क्योंकि उनको वोट बैंक खिसक जाएगा। ये राजनीति वोट बैंक पे है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट पे है। अगर न्यायालय ने जनता के हित के लिए ध्वनि प्रदूषण पे अगर एक्ट बनाया है, तो सब राज्य सरकार को ये उनका प्राथमिकता है, उस पर अमल करवाना चाहिए। आप बताइए कि मेरे घर से मस्जिद जो है अगर 2 किलोमीटर दूर है, तो उसका इतना शोर क्यों आएगा कि जैसे मस्जिद मेरे बराबर में है। और ऐसे ही अगर मुस्लिम कम्युनिटी पूरी एक जगह रहती है और 1.5-2 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, और वो ऐसे बज रहा है जैसे कि घर में मंदिर का शोर हो रहा, घंटी बज रही, ऐसा क्यों है? तो उसको लिमिटेड करना चाहिए ना। और राज ठाकरे ने अगर विषय को उठाया है, तो उन्हें उपद्रवी, दंगा, ये बीजेपी के मिले में बहुत सारे नाम दे दिए। मगर ध्वनि प्रदूषण पे कोई नहीं बोलता, क्योंकि मेरा कहना यह है कि जो मस्जिद पे अजान हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, होनी भी चाहिए, और वो मूलभूत अधिकार है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मगर आप मीनार के ऊपर एक साउंड के बदले 10 लगा के बात करें, उसका विरोध है। आप अगर अजान जो नमाज पढ़ रहे हैं वो मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं पढ़वा रहे आप, तो छत पे क्या मतलब है हॉर्न लाउड स्पीकर का? आप अंदर लगाइए, जो अंदर नमाजी पढ़ रहे हैं उन तक आवाज आनी चाहिए कान में। विरोध इस चीज का है।
जो काम एक लाउड स्पीकर में हो सकता है 10 में नहीं हो सकता। ये महंगाई का मुद्दा ये हर कम्युनिटी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, जो भी नागरिक रहते हैं सबके लिए। मगर विषय जो बिंदु है उस पर बोलना विषय जरूरी है। प्रदीप जी, ये कॉकटेल लेकर के हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि मंदिर या मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं हटना चाहिए। कोर्ट के न्यायालय की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों का पालन करना बिल्कुल सुनिश्चित कराना प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी होती है, और इसे राजनीतिक हवा देने का मुझे नहीं लगता कि कोई भी जरूरत पड़नी चाहिए या पड़ेगी या पड़ती है, क्योंकि राजनीति करनी सुन पड़ती लीजिए, है। नहीं, सुन लीजिए। मैं खत्म कर रहा हूं। अगर राज्य सरकार के लिए कोई चीज सुप्रीम कोर्ट ने निकाली गई और राज्य सरकार उस पर अमल ना कराए तो राज्य सरकार घेरे में आती है चुनाव की और वोटिंग की राजनीति करे। अरे उन प्रशासनिक अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वो एसी के दफ्तरों में बैठ करके फर्जी का सरकार से तनख्वाह लेंगे और खाएंगे? अगर अधिकारी नहीं सुनता है तो राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करे। इन नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जरूरत क्या है? दूसरी बात, आपने हेल्थ का जिक्र किया कि ध्वनि प्रदूषण से हेल्थ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साहब, जब खाने को नहीं होगा, जब पेट में कुछ होगा नहीं, तमाम सारी बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि साइकिलिंग करिए। अभी कल मैं खबर एक पढ़ रहा था, बांदा से एक खबर आई, एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। पता है किस लिए? क्योंकि आने वाली तारीख में उसके बेटी की शादी थी, उसके घर पर बारात आनी थी और उस पिता के पास बारात की स्वागत और सत्कार के लिए पैसे नहीं थे, वो पैसे नहीं जुटा पाया। आप सोचिए, एक बेटी का पिता होकर के सोचिए, आंखों में आंसू आ जाएंगे। कल की खबर है ये, कल की खबर। हम किसी और जा रहे हैं, किसी और इस दिशा में अपने देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। हम ये कतई नहीं कहते हैं कि लाउड स्पीकर को लेकर के कोई बयान नहीं देना चाहिए। इस सरकार, अगर न्यायालय का आदेश आया है तो सरकारी अमलों का यह काम है कि उसको धरातल पर उतारने का काम करे। उत्तर प्रदेश में कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? लाउड स्पीकर को लेकर के बड़े आसानी तरीके से सारा काम हो रहा है। लाउड स्पीकर की आवाज भी धीमी हो रही है और लाउड स्पीकर उतारे भी जा रहे हैं। कहीं कहीं से ची और पू नहीं हो रही है, किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर वो कर्मठता है, करने की क्षमता है। लाउड स्पीकर मंदिर से भी उतारे जा रहे हैं, लाउड स्पीकर मस्जिदों से भी उतारे जा रहे हैं, कहीं भी कोई भी आवाज नहीं आ रही है, ची से पू नहीं हो रहा है और बड़े आराम से सभी लोग स्वतः उतार रहे हैं। प्रशासनिक अमला जब पहुंच रहा है वहां पर, या तो आवाज को धीमी किया जा रहा है, जो भी मापदंड है उसके। तो ये अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? ये केंद्र क्यों बन गया है धार्मिक मुद्दा पर? क्यों बन गया है? क्यों उसी पर सियासत? महंगाई को लेकर के कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? ये केवल हम ये नहीं कह रहे हैं, ये प्रदीप भटनागर जी आपके लिए भी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा। लगातार अभी आपने देखा किस तरीके से कल 100 रुपए से ज्यादा एलपीजी के सिलेंडरों में बढ़ोतरी हो गई, उनके दामों में। ये क्या असर नहीं पड़ेगा क्या? हम जब चौराहे पर जाते हैं, समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, तो क्या वो महंगा नहीं होगा? और एक मजदूर आ रहे हैं प्रदीप जी, एक मजदूर, कल मजदूर दिवस हम मना रहे थे ना, मजदूर अपना पेट कैसे भरता है, कैसे पालता है, ये हम नहीं जानते, आप नहीं जानते क्या? मैं भी एक मजदूर हूं। बस ये कोट पैंट पहन करके जरूरी नहीं है कि मजदूरी नहीं की जाती, मैं भी किसी की मजदूरी कर रहा हूं। बस फर्क इतना होता है कि किसी की तनख्वाह कम होती है, किसी की तनख्वाह ज्यादा होती है, और काम करने का तरीका अलग होता है। वो कैसे भरण पोषण करता है जो दिहाड़ी मजदूर है, जो दिन भर फावड़ा चलाता है और जाता है, एक कप चाय पीता है, एक समोसा खरीदता है? क्या वो महंगा नहीं होगा? 4 रुपए का मिल रहा होगा, 5 का हो जाएगा, 5 का मिल रहा होगा, 6 का हो जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या जरूरत है ये लाउड स्पीकर जैसे मुद्दों को लेकर के आने की? क्या जरूरत है? ऐसे समय के अनुसार जो है तमाम सारे मुद्दे आते रहते हैं
और धर्म को लेकर के हम उसी पे राजनीति करते रहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सारे मुद्दों को हम भूल जाते हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करते। प्रदीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आज मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छी बात है जी, कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर आखिरी आदमी में, आपके पास आएंगे, आखिरी आदमी में मूंग का आटा खाता। राष्ट्रपति जी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर जो मेरे साथ बैठे हैं, और मैं किसी की मील नहीं लगी, सब मूंग का आटा खाते हैं। महंगाई सबके लिए, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या मैं जैसे नागरिक क्यों ना हो, तो महंगाई सबके लिए, बता दो महंगाई सबके लिए। और आप ये महंगाई को कम करने के लिए, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सब इन चीजों पे काम करने की नियत रखती है और नियत रखनी चाहिए भी। महंगाई के साथ अगर आप माई को जोड़े तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ठीक है, माई के विषय अलग है, और आपने उदाहरण अभी उत्तर प्रदेश का दिया। ये उदाहरण उद्धव सरकार को देना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, कि देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो रहता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, और भाईचारे की तरह शांति तरीके कानून और लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए इस तरीके से साउंड को नीचे उतारा गया और बंद करा गया, आवाज कम की गई। ठीक है प्रदीप जी, आ गई आपकी बात। क्या परेशानी आ रही है उद्धव जी को, बता रहे हैं। अगर विपक्ष पार्टी ने अगर उठाया है ये विषय, तो उस पर गहनता से अपने मंत्रिमंडल के साथ विचार करना चाहिए। और वहां पे अभी मैं नाम ले रहा हूँ, ओपनली बोलता हूँ, एनडीटीवी ने रिपोर्ट दी है सुबह 5 बजे की, और 5 किलोमीटर तक जो मस्जिदें थी 78% वो था, एक्स्ट्रा था साउंड का, ध्वनि प्रदूषण का, रात को सुबह 5 बजे। क्या वो ठीक है? अगर सोनू निगम जैसे कलाकार अगर कहते हैं कि सोने में डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके गर्दन पे इनाम लगा दिया जाता है। ठीक है, आ गई बात आपकी प्रदीप जी, आ गई बात। ये कट्टरता को बढ़ावा देने का वो है। नहीं कोई नहीं, आपने बात नहीं सुनी। ये प्रशासनिक अमलों की जिम्मेदारी होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जो प्रधान मुख्यमंत्री जो बैठे हैं राज्य के, ये उनका काम है। ठीक है प्रदीप जी, नहीं करते। ठीक है मुन्ना खान जी, क्या वास्तव में आज का देश ये लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे मांग रहा है, या फिर महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, उसको लेकर के बहस होनी चाहिए? मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, आवाज नहीं मिल पा रही क्या आपको? वहां से दोनों लीड निकाल देगा। चलिए मुन्ना खान जी, आवाज नहीं मिल पा रही है शायद। चलिए ठीक है, फिर से जुड़ेंगे मुन्ना जी आपका। देखिए प्रदीप जी, दरअसल हम ये नहीं कह रहे हैं। मुन्ना जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो, मुन्ना जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो हेलो, मुन्ना जी, आवाज नहीं मिल पा रही क्या आपको? हेलो। चले पहले मुन्ना जी की आवाज आप लोग क्लियर करिए, आईटी विभाग, उसके बाद मुन्ना जी को जोड़िए। देखिए प्रदीप जी, हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा कॉकटेल हम इसलिए लेकर के आए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर। आप जो कह रहे हैं ना, आज बताइए आप पिछले कितने दिनों में कौन से टीवी चैनलों में आपने महंगाई को लेकर के मुद्दा 2-4 छोड़ दीजिए, आप देखते हो कि इस पर चर्चा होती हो, इस पर बहस होती हो? आप जो है सत्ता पक्ष के नेताओं या विपक्ष के नेताओं को कभी आपने देखा क्या कि महंगाई के मुद्दे पर टीवी चैनलों पर से हट करके अलग बैठ करके कहीं बात करते हो? सदन के अंदर कहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हो उस पर कि क्या हम कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? कभी आपने देखा क्या? मेरे सामने तो ऐसी तस्वीर कभी नहीं आई है। विधानसभा के अंदर कोई बहस नहीं होती महंगाई को लेकर। क्यों नहीं होती, इसके बारे में क्यों नहीं बताते? क्या अधिकार नहीं है मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, जो केंद्र के अंदर बैठे उनका क्यों अधिकार नहीं है? बहस क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं उठाता मजबूत तरीके से बोलता? क्यों? क्योंकि खुद सत्ताधारी और सत्ता पक्ष में बैठे हैं और राज्य की सरकार चला रहे हैं, इसलिए बोलते तो है, जब जमाने बोलते हैं और उनके प्रवक्ता बोलते हैं। मगर महंगाई कम करने के लिए कोई नहीं बोलता। महंगाई बढ़ी कहां से, आई कहां से? तो लोगों के बजट बिगड़ गए, चूल्हे ठंडे पड़ गए। अभी आपने बड़ा अच्छा विषय बताया कि किसान की बेटी की शादी होनी थी, उसने आत्महत्या कर ली क्यों? क्योंकि पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। धिक्कार ऐसे देश को और धिक्कार ऐसे लोगों को जिस गरीब की बेटी को ब्याहने के लिए
बाप को आत्महत्या करनी पड़े, क्या उस राज्य की सरकार जवाब देगी? क्या वो मोहल्ला जवाब देगा या पड़ोसी जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है महाराज। बेटी तो साझी होती है महाराज, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है। बांदा की घटना मैंने जिक्र किया है, नहीं देगी उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब, मुझे पता है। बिल्कुल बोलूंगा, आपने बिल्कुल सही बात कही। बोलूंगा। हाँ, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। बिल्कुल बोलूंगा मैं, कोई भी सरकार हो। देखिए साहब, अगर किसान के लिए जितने जन धन योजना जितना निकाला है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निकाला है। अगर उसका मार्गदर्शन करने वाला होता बेटी के बाप का, तो आज ये सुनने को नहीं मिलती। राज्य सरकार खुद बेटी को धन देती है ब्याने के लिए, और ये योगी जी ने खुद इतनी स्कीम निकाल रखी है, यहाँ तक निकाल रखी है कि अगर किसी बेटी के पास। प्रदीप जी आएंगे आपके पास, दरअसल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, राज्य सरकार पूरा सहयोग करने की दिशा में काम कर रही है, तो आखिर ऐसे जो घटनाक्रम होते हैं, ऐसी जो घटनाएं सामने आती हैं दिल दहला देने वाली, क्यों आती हैं? इस पर विचार सरकार को भी करना चाहिए, केवल ऐलान कर देने से नहीं होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। मुन्ना खान जी का रुख करेंगे। मुन्ना खान जी, आपको आवाज मिल पा रही क्या? अब आपको जी आ रही है आवाज। मुन्ना खान जी, हमारा सवाल आपसे यही है कि इस देश को आज चाहिए क्या? लाउड स्पीकर जैसे मामलों पर चर्चा चाहिए या फिर महंगाई जैसे मुद्दों पर अध्ययन, विचार विमर्श और चर्चा चाहिए? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, कि जो आप इतने ज्वलनशील मुद्दे उठाए आप, बाकी अन्य टीवियों पे, बाकी अन्य चैनलों पे जिस तरीके से शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चल रहे, ये सारे मुद्दों को छोड़कर आपने जो ज्वलनशील मुद्दे उठाए, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके लिए मुन्ना खान आपको दिल से सलाम करता है। आज आप 135 करोड़ जनता की आवाज बने हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 70 साल में पहली बार इतनी महंगाई आई है, 70 साल में पहली बार इतने युवा बेरोजगार हुए, 70 साल में 45 करोड़ युवा नौकरी मिलने की आशा छोड़ चुके। साल के दर साल 2 करोड़ नौकरी देने के बीजेपी के वादे आज ध्वस्त हो गए। हर साल 2 करोड़ नौकरियां कम हो रही है। सिलेंडर के दाम 300 से 1000 हो गए। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1200 से 2400 हो गए। बेरोजगारी दर हमारी चरम सीमा पे चली हुई है। उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार को मंदिरों पे माइक्स दिखाई देते, मस्जिदों पे लाउड स्पीकर दिखाई देते। मैं तो कहता हूं ये सरकार इस देश को किस दिशा में ले जा रही है, ये समझ से परे है। आज युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, ये सब दिखाई नहीं दे रहा। इन्हें शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वजह नहीं रखते। सुन लीजिए, प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो सत्ता पक्ष में होते हुए कह रहे हैं कि इन मुद्दों को आखिर उठाएगा कौन? ये आप ही उठाएंगे ना? क्यों नहीं मुद्दों को उठा रहे हैं आप भी क्यों नहीं लपेटों में आ रहे हैं? जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आप ऐसे मुद्दों को क्यों छूते हैं? आप छूइए ही नहीं, चलने दीजिए, ये लोग कर रहे हैं करने दीजिए। आप अपने असल, आप जनता के असल मुद्दों को उठाइए ना, उनको तो छूइए, उनको टच करिए। प्रदीप जी कह तो रहे हैं, ठीक बात कह रहे, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष क्यों सो रहा है? जी बोलिए आप। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी महंगाई को मुद्दे को बहुत जबरदस्त तरीके से उठा रही है। सोशल मीडिया पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी जिस तरह आए 10 दिन 15 दिन में बैठे हो, प्रदीप जी सुन ले, ये महंगाई का बात हो रही है, आप गुस्सा न करें। लाउड स्पीकर की बात होगी तो आप गुस्सा करना, धर्म की बात होगी आप गुस्सा करना, मस्जिद मंदिर की बात है तो आप गुस्सा करना। आप नीचे भी दंगा करते हो, टीवी पे भी आगे दंगा करते हो, कम से कम सुनने की ताकत रखो। आप नहीं सुन रहे हैं, आप बोलिए। सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती से महंगाई के मुद्दे उठा रहे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी आए 10 दिन 15 दिन में जिस तरह धरने प्रदर्शन कर रहे और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह राहुल गांधी जी महंगाई के मुद्दे को उठा रहे, तो कांग्रेस किसी तरह से कमजोर नहीं है। महंगाई के मुद्दे उठ रहे, लेकिन सरकार क्या कर रही है ये देखने की विषय है।
महंगाई पे काम करने के बजाय मंदिरों पे लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं, मस्जिदों पे लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं। और अभी हमारे बीजेपी के मित्र ध्वनि नहीं तो प्रदूषण इसमें की दिक्कत बात क्या है कहते हैं। मुन्ना खान जी, तो एक मैं सवाल ये ये कह भी रहा उठता हूं, है। प्रदीप जी ने ठीक बात कही, दिक्कत क्या है? अगर न्यायालय ने ये कहा है कि इनको उतारने की जरूरत है, इन पर प्रतिबंध की जरूरत है, आवाज को धीमी करने की जरूरत है, तो इसमें दिक्कत तो कहाँ आ रही किसी है? को ऐतराज नहीं है सर जी। हम्म मैं कह रहा हूं, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, किसी को आपत्ति नहीं है। हम्म उत्तर प्रदेश में जितने मंदिर थे, मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे गए, किसी ने आवाज उठाई? हम्म बीजेपी इन मुद्दों को हाईलाइट करने में लगी है। दरअसल ये बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को ये दबाना चाहती है, और वो कोई वजह नहीं है। अभी इसे महंगाई के मुद्दे पे काम करनी चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे काम करनी चाहिए। 45 करोड़ युवा नौकरी के आस छोड़ चुके हैं, उस पर काम करने चाहिए। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे थे, उस पर काम करने चाहिए। 100 स्मार्ट शहर सिटी बनाने की बात थी, प्रदीप उस जी पे आएंगे आपके काम पास, एक करने सेकंड चाहिए। रुकिए। उस पे काम करने चाहिए। आज यह स्थिति है कि 670 अच्छा ठीक है प्रदीप जी, एक सवाल लीजिए। मुन्ना जी रुकिए एक सेकंड, मुन्ना जी एक सेकंड। प्रदीप जी एक सवाल ले रहे हैं आपसे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, फिर आते हैं आनंद जी के पास। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है रुकिए, ये सब मुन्ना सारी खान जी चीजें रुकिए, नहीं एक सेकंड दिख रुकिए रही। भाई। प्रदीप जी आप सवाल करिए, उसके बाद फिर जवाब लेते हैं, उसके बाद आनंद जी के पास आते हैं। मुन्ना खान जी ने जो अभी कहा हाँ कि न्यायालय का सम्मान करता हूँ, आज मैं इनको थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ। जो आज मुद्दा बेरोजगारी का है, एक छोटा सा सवाल का जवाब से सीधा सीधा घुमाए ना आए। 2016 के अंदर राजस्थान के अंदर 3.8% जो है बेरोजगारी थी। आज 2022 का आंकड़ा है 32.3। वो कहां से हो गया राजस्थान में? चलिए ठीक है, मुन्ना खान जी जवाब दीजिए। मुन्ना खान जी मैं जवाब। एक मिनट खत्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ देखिए, दिल्ली के अंदर हसनपुर डिपो है, बीच रोड पे मजार बनी हुई है, और हाई कोर्ट ने उसको आदेश कर रखा है साइड करने, कहीं और बनाने के। और आम आदमी पार्टी उसको साइड में करने के लिए साइड नहीं कर रही है फाइल पे, और 2 बार हाई कोर्ट आदेश कर चुकी है। तो मुख्यमंत्री में कार्य करने की क्षमता नहीं है, तभी तो नहीं हो रहा ना, वोटों की राजनीति है। इसी प्रकार साउंड को लेके भी राज्य सरकारें जो बैठी हैं, उनकी नियत नहीं है कि उनका वोट बैंक खिसक जाए, इसलिए वो इस सब पे फाइलों पे साइन नहीं कर रहे। अपने मंत्रालय साइन करके प्रशासन को नहीं दे रहे कि इस पे एक्शन लिया जाए। ठीक है मुन्ना खान जी, जो मैंने बेरोजगारी बताया, राजस्थान का जो बेरोजगारी का बताया है, वो मुन्ना जी से पूछ लीजिए 32% कैसे हो गई। मुन्ना खान जी जवाब दीजिए आप। मुन्ना खान जी। जी सर। प्रदीप जी ने पूछा है कि राजस्थान में जो बेरोजगारी दर है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, 25% के आसपास बेरोजगारी दर पहुंच गई है, वो कैसे पहुंची? राजस्थान में इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? 32%। यही कमी है बीजेपी 32 बता रहे हैं। ये हमारे प्रदीप जो बीजेपी के मित्र बैठे हैं, यही कमी है। इनको सीधे सीधे जवाब देने के बजाय सिर्फ राजस्थान दिखता है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ। खान जी, अभी आप बेरोजगारी के लिए अभी आप सरकार बनी थी। चलिए समझ गए, जवाब आ गया मुन्ना खान जी और प्रदीप जी आ गया जवाब। आप दोनों लोग एक दूसरे पर वार पलटवार करेंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। जवाब आ गया। आनंद जी रुख आपका करेंगे। जो मुद्दे इस समय उठाए जा रहे हैं, वास्तव में ये तो मुझे नहीं लगता कि जनता के हित में है। इन मुद्दों को लेकर के महंगाई का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है। हमने उदाहरण भी दिया किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं देश के अंदर से। मुझे एक देश का नाम नहीं याद, मुझे लगता है फिनलैंड है, या देश का नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा, कि वहां पर एक बहुत खूबसूरती देखने को मिलती है, राजनीति की खूबसूरती। शायद आपको याद हो तो आप बता दीजिएगा कि किसी भी, चाहे महंगाई के मुद्दे को लेकर के हो या कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है सदन में जिस पर विपक्ष हंगामा करता है, तो सदन में नहीं, सत्र चलने के दौरान नहीं, सत्र चलने से इतर विपक्ष और सत्ता पक्ष सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। उनमें नेताओं के विचार विमर्श लिए जाते हैं, किए जाते हैं, और उसमें एक दूसरे के जो विचार होते हैं वो साझा किए जाते हैं। उसके बाद उन पर काम करने और उनको अमल कराने का काम किया जाता है, ताकि जो देश में विघटन की स्थिति पैदा हो रही हो वो ना हो, देश के किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना उठाना पड़े। ये ऐसे खूबसूरती क्या भारत देश में नहीं देखने को मिल सकती है? मैंने तो अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा, और ना ही मैंने इतिहास में मुझे लगता है कि मैंने ऐसा पढ़ा
कि कभी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष एक साथ सत्र के इतर सर्वदलीय बैठक को बुला करके ऐसे मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर एक दूसरे को, या स्वास्थ्य के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर एक दूसरे की राय ले और उन पर सरकार की तरफ से अमल कराने का काम किया जा रहा हो। सरकार तमाम सारी आई और चली गई। मैंने ऐसा सीन नहीं देखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता भारत देश में? मैं इसको दो हिस्सों में बांट के आपको बताना चाहूंगा। पहला प्रश्न आपका महंगाई से जुड़ा है, दूसरा प्रश्न है सत्ता पक्ष और विपक्ष के आपसी समन्वय और विरोध का। तो जहां तक पहला पक्ष है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का भारतीय लोकतंत्र में आपस का समन्वय बहुत कमजोर है। यहाँ विपक्ष को शत्रु माना जाता है, चाहे वो जो भी पार्टी सत्ता में रही उसने विपक्ष का वो सम्मान नहीं किया अपने राजनीतिक विपक्षियों का। और ये बड़ी भारी समस्या है भारतीय राजनीति की, चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रही हो या कभी समाजवादी सत्ता में रहे 77 से 80 तक, या उसके बाद कभी दक्षिणपंथी विचारधारा के भाजपा के लोग रहे। ये सभी एक ही सुर में सोचते हैं कि जो इनका राजनीतिक विरोधी है वो बेसिकली विरोधी न होकर के शत्रु है। तो शत्रु के साथ शत्रुवत संबंध रखने की परंपरा भारतीय राजनीति में सत्ता और विपक्ष में चल रही है। अब रही बात महंगाई की, जो वर्तमान में महंगाई की स्थिति है, मैं कुछ आपके सामने कुछ डेटा रखना चाह रहा हूं। बिल्कुल रखिए आप। देखिए, आरबीआई ने रिटेल प्राइस इंडेक्स में ये माना कि अगर वो 6 तक रहती है तो अंडर कंट्रोल रहती है। लेकिन 31 मार्च को जो डेटा आए, खुद सरकार ने जारी किए, सांख्यिकी विभाग ने जारी किए, उसके अकॉर्डिंगली खुदरा महंगाई दर भारत में 6.78% के आसपास पहुंच गई। ठीक है, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.55 तक पहुंच गए, जस्ट डबल की स्थिति है। और अगर 2005 के स्केल को नापा जाए तो ये पिछले 25 सालों में सबसे हाई है। लेकिन सरकार ने उसे 2004-5 के स्केल को बदल करके 2011-12 का स्केल कर दिया है। उसके अकॉर्डिंगली ये 2013 के आसपास यही महंगाई दर रही, मैं ये मानता हूं। लेकिन आज के महंगाई की परिणाम ये है कि लोगों का फूड बास्केट जो है वो बहुत महंगा होता चला जा रहा है। आज करीब 24% बढ़ गया है फूड बास्केट का खर्चा। और इसके पीछे वजहें हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बेवजह महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वजह चाहे जो हो, सरकार का काम अल्टीमेटली ये बनता है कि वो इस महंगाई को कंट्रोल करे। अब कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल उपाय हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपाय हो सकते हैं जो सरकार को लेने पड़ते हैं। सरकार ट्रेडिशनल उपायों की तरफ जा रही है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपायों की तरफ वो नहीं देख रही है, ये मानना पड़ेगा। आरबीआई ब्याज दर महंगा करने के बारे में सोच रही है, ये एक ट्रेडिशनल उपाय है। अगर ब्याज दर महंगा होगा तो लोगों के खर्च करने की ताकत सीमित होगी और इससे महंगाई पर हो सकता है, आरबीआई या सरकार को ऐसा लगता है कि महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है कुछ हद तक। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये होगा कि देश में इन्वेस्टमेंट कम होगा, खर्च कम होंगे, तो मंदी की स्थिति भी बन सकती है। ये इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसलिए सरकार और आरबीआई को बड़ा सोच समझ करके ये निर्णय लेना पड़ेगा कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की बात सोचे। दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपाय ये है कि मार्केट में, सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। भारत में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो सोशल सेक्टर में पैसा खर्च कर रही है वो भारत के एक ऐसे तबके पर खर्च हो रहा है जिसका अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता। लगभग वो 60-70 करोड़ लोग जो हैं भारत में, जिनके ऊपर सोशल सेक्टर में सरकार सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है आज की डेट में, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई बहुत उल्लेखनीय योगदान नहीं होता है। जो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो अर्थव्यवस्था में बहुत उल्लेखनीय योगदान देता है, उसके ऊपर सोशल सेक्टर में खर्च नहीं कर रही है सरकार। तो सरकार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपायों के तहत ये करना पड़ेगा कि इन लोगों को भी राहत देनी पड़ेगी। और वो राहत देने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, जो हाल फिलहाल में सरकार के पास दिख नहीं रहा है कि उसके हाथ में वो पैसे हैं। इसलिए सरकार इस देश को महंगाई की तरफ
छोड़ रही है और बहुत ही साधारण प्रयास करती हुई नजर आ रही है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर ले। सरकार की उम्मीद ये है कि अच्छा मानसून आए तो कृषि पैदावार अच्छी हो जाए, तो हो सकता है महंगाई दर कुछ कम हो जाए। अच्छा मानसून आए तो सब्जियों के दामों में कुछ कमी आ जाए, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अच्छी स्थिति हो जाए तो पेट्रोल के दाम कम हो जाए, तो महंगाई कुछ कम हो जाए। सरकार सिर्फ संभावनाओं पे विचार कर रही है, काम कर रही है, वो अपने हाथ से कुछ खास नहीं कर पा रही है। ये पूरे सरकार के आर्थिक सिस्टम पर एक सवाल है। इसको ऐसा नहीं माना जाने कि हम सरकार विरोधी लोग हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार को काम तो करने ही पड़ेंगे, वो चुनी ही इसीलिए गई है, और इतना जबरदस्त सपोर्ट इस देश की जनता ने वर्तमान सरकार को दिया है, चाहे वो राज्य सरकारें हों। आप देखिए हर राज्य सरकार में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, केंद्र में पिछले 8 सालों से एक स्टेबल गवर्नमेंट है। तो राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ढंग से आर्थिक फैसलों को लें, आर्थिक सुधारों को लागू करें। बेवजह की जो बांटी जा रही है, खैरात बांटे जाने की परंपरा चल निकली है चुनाव जीतने के लिए, इन पर लगाम लगाएं, और इसकी वजह से ही एक लॉन्ग टर्म में हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था ले सकते हैं जहां लोगों के पास खर्च करने को पैसा हो तो महंगाई को वो मीट आउट कर सकते हैं। आज की स्थिति डबल मार पड़ रही है, खर्च करने के लिए पैसे की भी कमी है और महंगाई भी आ रही है। तो ये बड़ी भारी स्थिति है, संकट की स्थिति है। सरकार को, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये सोचना पड़ेगा, भारतीय वित्त मंत्रालय को ये सोचना पड़ेगा, वित्त मंत्री सीतारमन को ये सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जो निश्चित तौर पर फौरी राहत दें। ये जो समय है ये बहुत ही कठिन समय है। बहुत अच्छी बात। फूड बास्केट मैंने जैसा कहा 24% तक महंगा हो गया है, और ऑल टाइम है, पिछले 20-25 सालों में रिटेल प्राइस इस लेवल पर नहीं गए, कई बार इससे ज्यादा भी गए, मैं ये मानता हूं। 2008-9 में 9% तक खुदरा महंगाई दर गई थी, लेकिन तब की स्थिति इस तरह की नहीं थी। आज इंटरनेशनल मार्केट पे भी दबाव है, तो वो चीज ज्यादा प्रभावकारी हो रही है, महंगाई को ज्यादा कोड़ में खाज की स्थिति पैदा कर रही है। तो इसलिए सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, वित्त मंत्रालय को, रिजर्व बैंक को सामने आना चाहिए। समस्या तो यहाँ पर ये है आनंद जी की हमारी वित्त मंत्री जी कहते हैं कि अभी सब मैनेजेबल है। हमने पहले शुरुआती दौर में ही कहा मैनेजेबल दरअसल इन राजनीतिक नेताओं के लिए हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं केवल बीजेपी के नेताओं के लिए, इन सारे राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए हो सकती है, लेकिन आम जनमानस के लिए ये मैनेजेबल नहीं है। आपने जिक्र किया कि मैनेजेबल होना एक अलग बात हो जाती है, बिल्कुल, बट कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। मैनेजेबल भी नहीं है आनंद जी, आम नागरिक के बस की बात नहीं है। आप तभी तो मैं ये कह रहा हूं कि मैनेजेबल होना एक अलग टर्म है, लेकिन लोग कंफर्टेबिलिटी चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल, जीवन में कंफर्टेबिलिटी चाहते हैं, और वो कंफर्टेबिलिटी आज तकलीफ में है, चाहे आप किसी रूप में लें। डेफिनेटली इंटरनेशनली चीजें बहुत खराब हुई हैं, पिछले 2 साल पेंडेमिक में रहा, उससे बहुत अर्थव्यवस्था चौपट हुई, माइनस में गया ग्रोथ, लेकिन हम वापस आ रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में। लेकिन ये जो नहीं, हमने वो दौर भी देखे हैं आनंद जी, हमने वो दौर भी देखे हैं। 1960 में अगर महंगाई दर देखा जाए तो 6% के आसपास थी, और जब 1962 में चीन से युद्ध हुआ और उसके बाद 65 में पाक से युद्ध हुआ, तो उसके बाद 65 के बाद से जो महंगाई की दर थी वो बेतहाशा जिस तरीके से पूरा डैमेज कर दिया था पूरे देश को लेकर के। और 1969 के बाद से जब इसमें थोड़ी सी स्थिरता आना शुरू हुई थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है इस महंगाई दर को स्थिर करने में, वो किसान माने जाते हैं। कहा जाता है कि हरित क्रांति की बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें। और आज आपने एक बहुत बड़ा शानदार उदाहरण दिया, जिक्र किया उसका, कि ये जो फ्री का देने का जो सिस्टम चल गया है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए इन लोगों को, देश के नागरिक को पंगु बनाने का जो काम किया जा रहा है, उस पर बहुत बड़ा विषय है ये चिंतन करने का, सोचने का। हम अगर इस देश के, निश्चित तौर पर, बिल्कुल, इस देश के नागरिक को जो फ्री का ये मुफ्त राशन बांटने का काम कर रहे हैं प्रदीप जी, जो मुफ्त में बांटने का काम कर रहे हैं, उसी पैसे का यूटिलाइज करते हुए यदि मुझे लगता है कि हम अपने किसानों के लिए तमाम सारी योजनाएं, जो योजनाएं चल रही हैं ठीक है, लेकिन ये पैसा भी उस तरफ मूव किया जाए,
और इन किसानों को सहयोग दिया जाए जिन लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में खेती नहीं है, जमीन नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि वो जब खेती करेंगे, वो दूसरे की खेती, गांव में बोलते हैं ना कि आधिया तिहाई का खेती लेकर के वो किसान काम कर रहा है, उसके लिए भी योजनाएं होनी चाहिए। ये पैसा उधर मूवमेंट करवाइए, आप पंगु क्यों बना रहे हैं भाई देश को? इस पर सोचने का विषय है। और मुझे लगता है अगर किसान खुशहाल हो जाएगा, किसान खुशहाल जिस तरीके से जो उम्मीद की जा रही है, आप बताइए आपने क्या वायदा किया कि 2000 पेंडेमिक आया, मैं मानता हूं, लेकिन युद्ध से बुरे स्तर तो नहीं हो गए होंगे। आपने वादा किया था 2022 तक किसानों की जो हालात है उसमें सुधार लाने का काम किया जाएगा, डबल हो जाएगी इनकी आय। 27 रुपए है आज किसानों की आय। 5 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी आय, किसानों की आय घट गई है। अब सारा ठिकरा आप पेंडेमिक पर फोड़ देंगे। प्रदीप जी। जी देखिए, अभी आप जो कह रहे हैं कि जनता पे ठीक ठाक होना, फोड़ा तो नहीं जा सकता, मगर ये नहीं, देखिए अच्छा है, एक सत्ता पक्ष होने नाते मजबूरी बन जाती है हमारे लोगों की जबान दबा के बोलने की। अगर पब्लिकी डिबेट, अगर हम पब्लिकी अगर डिबेट करते हो तो बहुत कुछ चीजें हैं बोलने के लिए जो बोल भी सकता हूँ। बिल्कुल बोलिए। महंगाई को लेके हमारा सबका कर्तव्य है आपको उसको कम करने का। अगर किसी चीज की आपूर्ति ज्यादा हो रही है तो उसको कम कैसे किया जाए, मगर हम उस पर नहीं सोचेंगे और हल्का हाँ, बल्कि हम सत्ता पक्ष पे इल्जाम देंगे। अच्छा, अब आप सलाह दे रहे हैं कि गाड़ी कम चलाइए, पेट्रोल कम फूकिए, मगर नागरिकों को चीजें सोचनी चाहिए। आप देख, कोविड के टाइम में जब हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो ब्लैकियों ने कैसे इकट्ठा कर रखा था और छावे पड़ पड़े कैसे सिलेंडर मिल रहे थे, और 1 रुपए की दवाई कितने की मिल रही थी साहब? तो कौन लोग थे, किस पार्टी के थे? वो देश के नागरिक थे, गद्दार, इन्होंने दवाई ऑक्सीजन छुपा रखी थी, ब्लैक कर रहे थे। इसी प्रकार हमें सरकार, चाहे कांग्रेस की केंद्र में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, वो जनता ने चुन के भेजी है, मगर ये नहीं कि उनके ऊपर निर्भर हो जाओ आप। हम आप में महंगाई कम करने की एकजुटता होनी चाहिए, ये कोई बाहर वाला नहीं बताएगा आगे। मगर क्या है, राज्य सरकारों को इन चीजों को अमल कराने के लिए उन चीजों को करना चाहिए, एक कर्तव्य बनता है, मंशा काम करने की हो। हमने वही बात, इतने सारे स्वयंसेवी संस्थान हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ। क्या आपने अब तक किसी ऐड देखा, भैया कम पेट्रोल फूको, एक अगर ऑफिस जाना तो 4 लोग चले जाओ, अपनी गाड़ी का बांध लो, रोड पे भीड़ भी कम रहेगी, पोल्यूशन भी कम होगा, ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, पेट्रोल ही बचेगा। मगर मंशा करने के लिए सबको एक कंडीशन गाड़ी चाहिए। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सत्ता पक्ष से हूँ, मैं बोलता अच्छा नहीं लगूंगा और विपक्ष समर्थन नहीं करेगा और उल्टा इल्जाम देगा। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को पसंद आएंगे, आपकी बात लोगों को पसंद आएगी, उनके जहन में उतरेगी। कम से कम आप सच्चाई तो बोल रहे हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं तो क्या हुआ? साहब, मैं अभी 3 दिन पहले एक कार के शोरूम में गया और उस कार के शोरूम से गाड़ी की बात हुई, सब चीजें हुई, और मैंने उससे कही भैया गाड़ी, बोले सर गाड़ी की वेटिंग चल रही है और गाड़ी कम से महीने भर में मिलेगी। तो पता कुछ शब्द क्या थे मैनेजर के? कह रहा सर 50 गाड़ियों की बुकिंग कर चुका हूं, देने के लिए मेरे पास गाड़ियां नहीं है। आप बताइए, जिस शोरूम के अंदर, एक शोरूम की बात करूं मैं, जिसने एक्सयूवी गाड़ी जिसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए है और 50 गाड़ी बुक कर रखी है, तो और शोरूम में कितनी बुक कर रखी होगी? अब आप क्या योगदान की बात करें बैठ के? तिरंगा झंडा तो ले लेंगे, सम्मान नहीं करेंगे उसका। तिरंगा झंडा गाड़ियों पे लगा होता फट जाता है, काला पड़ जाता, कभी चेंज नहीं करते। तो महंगाई की बात तब करी जाए जब हमारा कर्तव्य महंगाई कम करने का हो। आप ठेका छोड़ जाओ, पक्ष छोड़े जाओ, राज्य मंत्री छोड़े जाओ, खुद कुछ मत करो। तुम्हारी गली में झाड़ू भी सरकार लगाएगी, तुम्हारे घर का कूड़ा भी सरकार लेके जाएगी, तुम्हारे घर का मकान बना के देगी। अरे भाई आप क्या करेंगे तो बताइए? आपका कर्तव्य नहीं है कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो, आपका घर साफ सुथरा हो, आपके घर में लिमिटेड लाइट जले, जो जरूरत हो तो वो भी कोई सिखाएगा आके? इस पे अगर मैं बोलूंगा तो डिबेट नहीं होगी। नहीं होगी डिबेट, होगी डिबेट। अब सुन लीजिए, डिबेट क्यों नहीं होगी? डिबेट होगी, पूरी चर्चा होगी, ऐसा नहीं है डिबेट नहीं होगी।
और अगर समय कम पड़ेगा तो अगले दिन फिर उसी मुद्दे को आगे हम बढ़ाएंगे। ऐसी कैसी बात आप कर रहे हैं? आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं, 75,000 टन के गेहूं पड़ा है पंजाब के अंदर। आप उन शोरूमों का जो जिक्र कर रहे हैं, उन शोरूमों का जो जिक्र कर रहे हैं जहां पर आप गाड़ी की बुकिंग का जिक्र कर रहे हैं, अभी मैं 10 नेताओं के ऐसे नाम बता दूंगा जो चुनाव हार गए हैं, उसके बाद उनके यहां फॉर्च्यूनर आई हैं। चुनाव हारने के बाद फॉर्च्यूनर आई है उनके यहां। अरे सर, कहां से आया पैसा? अरे ये आम आदमी की बुकिंग, ये आम आदमी की, प्रदीप जी, ये आम आदमी की बुकिंग नहीं है उन शोरूमों में। अरे साहब, आप तो बहुत छोटी गाड़ी का नाम ले रहे हो। नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया चुनाव हारने के बाद, मैं चुनाव हारने के बाद बता रहा हूं। साहब बहुत छोटी गाड़ी का नाम ले रहे हो आप। ठीक है, वॉल्वो की गाड़ी सबसे महंगी गाड़ी आती है 1 करोड़ रुपए से ऊपर की। ठीक है, हमने वही कहा कि उन शोरूमों में आप पता करते कम से कम कि किन लोगों ने बुकिंग कराई है, तो आपको पूरा जो खाका है वो सामने आ जाता, पूरा दृश्य है जो देश का, जो प्रदेश का, वो सामने आ जाता। देखिए, मैं योगी जी, मेरा कहने का तरीका ये है कि पेट्रोल डीजल महंगा, महंगाई बढ़ रही है। अरे तो इन मंत्रियों, इन विधायकों, इन नेताओं के पीछे क्यों काफिला इतना चल रहा है? सर आप गलत, आप फिर गलत हैं। आप नेता मंत्री पर नहीं, हम नेता मंत्री नहीं, हम नेता, जो हमने हमेशा जिक्र किया है। आप डिबेट नहीं, आप नेताओं पर ठीकरा मत फोड़िए। नहीं तो क्या हर चीज सारा जनता ही करेगी? सारा दारोमदार जनता के बीच में। योगेश जी 130 करोड़ जनता में अगर 1% नेता है तो ये कोई मान्य नहीं रखते। 1% नेता नहीं है प्रदीप भटनागर जी, आप जान लीजिए। दूसरी बात ये पता है, नेताओं का कुत्ता भी घूमने जाता है कार से। जिन करोड़ों की कार का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसका कुत्ता भी कहां तक, पार्क तक कार से जाता है, उसके बाद पार्क में उसको घुमाया जाता है। हमने देखा नहीं है क्या? बच्चे को लेने जाती हैं गाड़ियां, 3 गाड़ियां जाती हैं बच्चे को लेने, एक बच्चे को लेने के लिए 3 गाड़ियां जाती हैं, काफिला जाता है। सर मेरे पास तो, मैंने नहीं देखा, मैं तो रास्ता पार करता हूं, मेरे पास तो 10-12 साल पुरानी गाड़ी है। अरे आपके पास, मेरे पास तो भी नहीं है प्रदीप जी, वो नहीं ठीक है। जी, मुन्ना जी, मैंने आपको उस वास्तविकता से, अरे मैंने वास्तविकता से अवगत करा भाई। हम रहते हैं बीच में प्रदीप जी, हम रहते हैं बीच में, हम इन नेताओं के बीच में रहते हैं। हमने घर से लेकर के बाहर तक इनका जो है ना, हम सब जानते हैं। हम कई नेताओं के ऐसे हैं ना कि सब अंदर से लेकर के बाहर तक उनके साथ रहते हैं, तो जानते हैं सब, इसलिए हम बता रहे हैं। जमीन बता देता हूं आपको मैं, अभी पंजाब में सरकार नहीं बनी है। ठीक है, आएंगे पंजाब पे नहीं जाएंगे प्रदीप जी, किसी इंडिविजुअल राज्य सरकार पे नहीं जाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए। मुन्ना खान जी को बोलना चाह रहे हो? योगेश जी इनको शांत करवाइए। हाँ, नहीं, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्योंकि जो किसान का जो महत्व है हमारे देश में, बहुत ही बड़ा महत्व है, और जवान का भी महत्व है। तो बीजेपी की सरकार दोनों को बर्बाद कर रखी है, जवान को भी किसान को भी। हर मसले पे बीजेपी की सरकार फेल है, और ये तोहमत लगा रही है राज्य सरकारों पे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको आप चुप कराइए प्रदीप जी, एक सेकंड। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आपने जो 2 करोड़ साल की नौकरी देने का वादे किए थे, वो कहाँ गए? क्या हुआ 2 करोड़ नौकरियों का? क्या वो भी जुमले रह गए? 45 करोड़ युवा आशा छोड़ चुके कि हमें नौकरी मिलेगी, क्या वो भी जुमले रह गए? आप 45 करोड़ कह 300 रहे के हैं, सिलेंडर 150 में मिलने वाले थे, वो भी जुमले रह गए। मुन्ना खान जी, 30 अगर रुपए के पेट्रोल, वो भी अगर जुमले रह इन गए। लोगों की आवाज आप बन जाते ना, अगर इन्हीं लोगों की, जिन लोगों से आप सरकार को मुकरने का वायदा अपना मुकरने का जिक्र कर रहे हैं, अगर इन्हीं लोगों की आप आवाज बन जाते, इन्हीं लोगों को आप अपने साथ ले लेते, तो आज ये हश्र ना होता कांग्रेस का। आप क्यों नहीं बन पाए? बस वक्त की नजाकत है। तो आप इनकी आवाज क्यों नहीं बन पाई? यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या वजह रही कि आप इनको अपने साथ नहीं ला पाए? नहीं, साथ ला पाए कैसे? नहीं, साथ ही है, साथ कैसे नहीं ला पाए? हमारे साथ ही है। जो भी आज बेरोजगार युवा है, परेशान किसान है, वो सब हमारे साथ है। जो दैनिक जिन पर अत्याचार हुए बीजेपी के द्वारा, वो सब हमारे साथ है, हमसे कोई अलग नहीं है। चलिए, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ रहा है? प्रदीप जी, समय का अभाव है, इस वजह से आप माफी चाहेंगे, आप सभी को यहीं पर रोकेंगे। कौन किसके साथ है आने वाले समय में भी पता चल जाएगा, और कौन किसके साथ है वो सब जनता ने अभी तक देख लिया। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से देश की जो सियासत गरमाती नजर आ रही है, धर्म को लेकर के जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, आम जनमानस के मुद्दों को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रही है। लगातार आम जनमानस महंगाई को लेकर के पिसता नजर आ रहा है, महंगाई के बोझ तले दबता नजर आ रहा है। लेकिन चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सारे दल, सारे राजनीतिक दल, ये महंगाई के मुद्दे जैसे तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के हित के लिए हैं, उन पर आंख बंद करते नजर आ रहे हैं। जनता को भी अब समझने का वक्त आ चुका है।
इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।